तो स्टोरी की शुरुआत भी उसी सीन से शुरू होती है जहां पर एम्पर कह रहा होता है, क्या तुमने वह अपनी आंखों से नहीं देखा था? 17 मार्शल आर्टिस्ट में से एक जो कि वहीं पर पीछे खड़ा हुआ सारी चीजों को होते हुए देख रहा था। मुझे तो उसे देखते ही शर्म आ गई, जबकि जो मेरे सबॉर्डिनेट थे जो कि काफी ज्यादा कमजोर, फिर भी वह आगे आ रहे थे मुझे बचाने के लिए। शियो ताइशिंग से सुनते ही हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन एम्परर उसे वहीं पर शांत कर देता है और कहने लगता है, सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग वह सच में काफी ज्यादा भयानक है। वह लोग हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के पीछे है। अगर हमारे पास अभी फिलहाल जितने कनेक्शन है, अगर उनमें से मुरिम एराइन वह हमारी मदद नहीं करते हैं तो फिर आखिर हम उस समय पर क्या करेंगे? तो इसलिए क्या हमें डीमन कल्ट को अपना रिलीजन नहीं बनाना चाहिए? शियो ताइशिंग से सुनते ही अपने मन में कह रहा होता है, मैं सचमुच इसके बारे में भूल गया था। आखिर हमारे एम्परर, उनका बिहेवियर किस तरह का है? वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने राजनीति में आने के बाद हमेशा उसी चीज को चुना जो कि उसके लिए फायदेमंद हो, लेकिन फिर भी वह लोग पूरी तरह से आउटलॉस है। एम्परर भी अपने मन में सोच रहा होता है, इस घटना की वजह से मैं जियानगू के अंदर से पूरी तरह से अपने हाथों को पीछे हटाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उन्होंने इम्पीरियल पैलेस के अंदर जासूसी की थी, जब वह लोग इस तरह की योजना बना सकते हैं तो मैं किस तरह उनके ऊपर से अपने ध्यान को हटा सकता हूँ। और साथ ही डीमन कल्ट लीडर चियोन, उसकी पावर मेरी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा दूर है और साथ ही उसकी इंटेलिजेंस वह भी बहुत ज्यादा है। वह अपने एनिमीज, उनके प्लान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी ज्यादा चतुर है। एक पूरी फोर्स को कंट्रोल करने के लिए वो भी किसी दूसरे के हाथों। ब्लड चिल्लाते हुए कहने लगता है, बस यही कारण है जिसकी वजह से मैंने डीमन कल्ट अपने रिलीजन के तौर पर चुना है, ताकि सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट उसे पूरी तरह से टेक डाउन किया जा सके। पर उन दोनों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, अगर तुम दोनों के पास इससे अच्छा कोई भी प्लान नहीं है तो फिर मैं अपने डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला हूँ। शियो ताइशिंग से सुनते अपने आप में कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि आज हम लोग बिल्कुल भी उसे नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी उसने हमें एक मौका दिया है। बस हमें इनके सामने एक और अच्छे बेहतर समाधान के साथ इनके सामने आना है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है, जैसे ही सभी लोगों को इसके बारे में पता चला, एम्परर वह अपना रिलीजन यानी कि धर्म उसे बदल रहा है, तो मुरिम एलायंस के अंदर लगातार 3 दिनों तक मीटिंग चली उनके लिए, जिन्होंने कि सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट को डीमन कल्ट की हेल्प से टेक डाउन करने के साथ सहयोग करने का इरादा किया था। यह कुछ ऐसा था जिसकी इन लोगों ने कभी भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उनके पास बात करने के लिए एक और पॉइंट था, चियोन की मार्शल आर्ट पावर। जिन एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह लोग फॉर्मलेस स्वॉर्ड उसका यूज कर सकते हैं, वह लोग पहले से ही काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन लोगों के लिए यह विश्वास करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था कि चियोन जैसा एक छोटा नौजवान लड़का वह सचमुच इस पोजीशन पर पहुंच गया है कि वह फॉर्मलेस स्वॉर्ड का यूज कर सकता है। और इस कंफ्यूजन के दौर में उनके पास इम्पीरियल पैलेस उससे एक मेहमान आया। इसके बाद दिखाया जाता है सातेई, जो कि कहने लगता है, क्या सचमुच यह बात सच है? इसके बाद दिखाया जाता है हमें एक शख्स को, यह होता है इम्पीरियल पैलेस ग्रेट फ्लोरिशिंग डिपो, उसका एक स्पाई मीजू, जो कि कहने लगता है, यह बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मुझे बताया गया था। यदि हमारे पास इससे कोई अच्छा प्लान होता है तो हम एम्परर के ऊपर फिर से कंट्रोल को बड़ी आसानी से पालेंगे। मुरिम एलायंस के हेड को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ इसी बारे में सोच रहा होता है, आखिर उसे अब इसके बाद क्या करना चाहिए। चाउसू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, पर वह एक ऐसी सिचुएशन में था कि उसे खुद के ऊपर भी शर्म आ रही थी, लेकिन उस समय पर चाउसू, जो कि 17 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, वह उसे इसी तरह से खड़ा होकर देखता रहा। इससे यह बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, आखिर एम्परर वह हमसे इतने ज्यादा निराश क्यों है। मुझे लगता है कि किंग टोंग सेक्ट वह अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा है। इसके बाद चाउसू अपने में कहने लगता है, मेरे इतने ज्यादा समझाने के बाद मैंने उन्हें चियोन की पावर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आखिर वह कितनी ज्यादा है और वह क्या कर सकता है। अगर यह लोग अब भी मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते तो मैं सचमुच इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद चाउसू तुरंत ही खड़ा होकर मुरिम एलायंस के हेड उसे कहने लगता है, मुझे सचमुच काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि हम लोग अभी इस सिचुएशन के अंदर है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर एक्सक्यूज दूंगा। पेंग गुयू इसे सुनते ही शियो ताइशिंग से कहने लगता है, क्या सचमुच इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा महसूस नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ होने से बचाने के लिए मैंने कई बार मदद की पेशकश की है, तुमने पहले ही यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो। चाउसू को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुन बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, वह कुछ भी नहीं बोलता। पेंग गुयू इस पर कहने लगता है, क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुमने जो गलती की है उसे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी तुम्हें इस ब्लेम से नहीं बचा सकता। चाउसू इस पर कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे पास इस सब से बच निकलने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। यह बात पूरी तरह से सही है कि मैं उस समय पर अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। मैं इस बात को पूरी तरह से एडमिट करता हूँ
क्योंकि यह सब कुछ हुआ और मेरे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं थी इसे रोकने के लिए। च्यांगसू तुरंत ही अपने हाथों को दिखाते हुए कहने लगता है, लेकिन अगर तुम भी वहाँ पर होते तो भी तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, और मैं यह बात अपने हाथों की कसम खाते हुए कह सकता हूँ। इसका मतलब है पेंग गुहू अगर वह उस सिचुएशन में कुछ कर पाता तो इसका मतलब है च्यांगसू वह अपने हाथों को कटवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे सुनते ही पेंग गुयू उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही च्यांगसू के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुम सचमुच इस चीज के लिए सीरियस हो? च्यांगसू इसे सुनते ही कहने लगता है, एक आदमी के लिए उसकी बातें सबसे ऊपर होती है। अगर उसने किसी को जवान दे दी तो दे दी, इसलिए तुम्हें इससे अपने आप को काफी ज्यादा दूर रखना चाहिए। पेंग गुयू इसे सुनते ही कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिर मैं क्या और कितना करने में कैपेबल हूँ। पेंग गुयू तुरंत ही खड़ा होकर मुरीम अलायंस हेड उसे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अलायंस हेड मुझे मुरीम अलायंस की तरफ से इंपीरियल पैलेस के अंदर भेजो। मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं एम्परर के डिसीजन को बदलने में कामयाब हो सकता हूँ और मैं इस सिचुएशन को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। अलायंस हेड भी इसे सुनते ही अपने कहने लगता है, काफी ज्यादा अच्छा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उनमें से कोई और बिल्कुल भी आगे नहीं आना चाहता सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। और पेंग गुयू से कहने लगता है, क्या सचमुच तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर पाओगे? पेंग गुयू से सुनते ही अपने में कहने लगता है, काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इस पोजीशन के लिए पूरी तरह से सूटेबल हूँ। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास अभी तक कोई भी मौका नहीं था, क्योंकि यह पोजीशन मुझे मेरे फादर के द्वारा इनहेरिटेंस के रूप में मिली है। और अलायंस हेड से कहने लगता है, इस सब को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। इतने में दिखाया जाता है एक और शख्स को जो कि अलायंस हेड के पास आता है। अलायंस हेड को भी उसे देखकर कुछ समझ में नहीं आता। वह शख्स आगे कहने लगता है, मैं भी पेंग गुयू इनके साथ जाना चाहूंगा। यह लड़का होता है ब्यूसो। हमें ब्यूसो के बारे में बताया जाता है। रिम अलायंस हेड उसने 3 बच्चों को जो कि पूरी तरह से अनाथ थे उन्हें अपने बच्चों के रूप में अडॉप्ट किया था। पहला है मो यूजू, दूसरा है कांग सो आहा और तीसरा है यंग बूसो। जब कभी भी मार्शल आर्ट की बात आती है तो यह तीनों बच्चे सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन यॉन ब्यूसो है इन तीनों में भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। 17 मास्टर्स में से 7 ने इसका पालन पोषण किया है। अलायंस हेड ब्यूसो को देखकर अपने में कहने लगता है, क्या सचमुच वह डीमन कल्ट के लीडर उसके कारण इस मिशन में अपने इंटरेस्ट को दिखा रहा है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इस कंपैरिजन हमेशा ही डीमन कल्ट के लीडर उससे की जाती थी। एक स्ट्रॉन्ग राइवल होना यह सचमुच हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन सचमुच यह इसके लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए बोसू से कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जैसा तुम्हारा मन करे तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर ब्यूसो वह भी हमें जवाब देता है और अलायंस हेड उनका थैंक यू करने लगता है। पेंग गुयू जैसे ही वह ब्यूसो की तरफ देखता है तो उसे कहने लगता है, यह तो काफी सम्मान की बात है कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। ब्यूसो इस पर कहने लगता है, वैसे तो मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता हूँ। पेंग गुयू वह मास्टर च्यांगसू की तरफ देखता है और उसे देखते हुए कहने लगता है, क्योंकि वह भी मेरे साथ चल रहा है तो इसलिए अब तुम्हें अपने हाथों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन इसे सुनने के बाद भी च्यांगसू जो कि पूरी तरह से शांत होता है और साथ ही पेंग गुयू अपने उन्हें कहने लगता है, एक ऐसा जीनियस जो कि सिर्फ 3 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है वह मेरे साथ चल रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इजी होना चाहिए। च्यांगसू वह भी पेंग गुयू की तरफ देखता है और उसे देखते हुए कहने लगता है वो भी अपने मन में कि सच में यह लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, यह इस पोजीशन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। लेकिन फिर भी यह इस चीज के लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने पहले इसे इस चीज के लिए चेतावनी नहीं दी थी। डीमन कल्ट का लीडर वह कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि हर किसी के ऊपर दया दिखाता फिरे। मुझे नहीं लगता कि वह अलायंस की खातिर मरेगा, लेकिन मैं भी इस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। जब यह एक बार डीमन कल्ट का लीडर उसका सामना करता है तो फिर इसका चेहरा वह किस तरह का हो और यह किस तरह से मेरे से नजरें मिला पाएगा। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें 3 दिनों के बाद ग्रेट मिंग एम्पायर के ड्रैगन पैलेस साउथर्न गेट का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग जो कि उस गेट के आसपास खड़े हुए थे। इसके बाद दिखाया जाता है मीजू को जो कि अपने सामने खड़े हुए एक शख्स उसे अपना टोकन दिखाते हुए कहने लगता है कि यह लोग बुरी मेलाइन से आए हैं तो जल्द से जल्द इनके लिए एंट्री टोकन उसकी व्यवस्था करो। इस पर सामने खड़ा शख्स वह भी हमें जवाब देता है और सामने खड़े गोयो उससे माफी मांगने लगता है कि उसे माफ कर देना कि वह यहाँ पर देर से पहुंचा है और आपको इतनी देर तक यहाँ पर खड़ा रहना पड़ा। गोयो इस पर कहने लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुरंत ही एक और शख्स की तरफ देखता है और उसे देखते हुए कहने लगता है लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप इस मैटर के बीच में बिल्कुल भी नहीं आओगे। में दिखाया जाता है इस शख्स को जो कि कहने लगता है अगर ग्रेट मास्टर गा क्यों यहाँ पर होते तो वह यहाँ पर जरूर बौद्ध धर्म उसी के हिसाब काम करने के लिए कहते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा जितना भी मैं कर सकता हूँ।
गोयो इसे सुनते ही कहने लगता है, खैर मुझे लगता है कि हम दोनों को बिल्कुल अपना काम करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एम्परर से मिलने के बाद आगे की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक टेम्पल्स उन्हें बंद नहीं किया है, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें अभी भी मनाया जा सकता है। और इसके बाद ब्यूसो की तरफ देखते हुए कहने लगता है, और वैसे भी खैर जहाँ तक तुम्हारी बात है तो यह काफी ज्यादा बेकार बात है कि डीमन कल्ट का लीडर वह इस जगह पर नहीं है। ब्यूसो इस पर हंसते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ यह बात तो है। और साथ ही ब्यूसो अपने में कहने लगता है, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं भी इसके बारे में देखना चाहता हूँ आखिर वह कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मास्टर चोंग्स उन्होंने इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ की थी। इसके अलावा क्योंकि एम्परर का पर्सनल गार्ड उसे अभी तक जलाया नहीं गया है, तो इसलिए मैं उसके बॉडी के ऊपर लगे हुए कट उन्हें भी देखकर थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदाजा लगा सकता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने इसके बारे में सुना था कि वह इवोल्यूशनरी रेलम वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन वह पहले से ही फॉर्मलेस स्वॉर्ड उसका यूज करने के लिए अपने अंदर काफी ज्यादा सुधार कर चुका है। किसी भी तरह मुझे यकीन है कि वह और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। यह सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है हेवंस बिल्कुल भी नहीं चाहता ऑर्थोडॉक्स मुरीम और मैं दोनों आगे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। इसके बाद ब्यूसो इसके बारे में बताया जाता है, ऑर्थोडॉक्स मुरीम में एंटर करने के बाद इसने अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट उनका सामना किया है, लेकिन फिर भी वह कभी भी अपनी निराशा को नहीं छिपा सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से किसी की भी उम्र इतनी नहीं थी जो कि उसका अपोनेंट बन सके, और प्रेजेंट में भी 17 मार्शल आर्टिस्ट उनमें से सिर्फ कुछ ही होंगे जो कि अगर उसको फाइट के लिए चैलेंज करे उसके खिलाफ जीत पाएंगे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह काफी ज्यादा टैलेंटेड है। के बाद ब्यूसो अपने मन में कहने लगता है, मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है अगर डीमन कल्ट का लीडर वह एक अच्छा अपोनेंट है तो जरूर एक ना एक दिन हमारा और उसका जरूर सामना होगा, भले ही वह मुझसे बचने की कोशिश ही क्यों ना करे। इतने में दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि बड़ी तेजी से उनके पास आता है और कहने लगता है, सर यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। मीजो इस पर पूछने लगता है, आखिर क्या हुआ, क्या एंट्री पासिस उनके साथ कुछ दिक्कत है? तो वह शख्स तुरंत ही अपने हाथ से एक लिफाफे को सामने की तरफ करते हुए कहने लगता है, वो तो यह है, लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही मीजो कहने लगता है, सबसे पहले तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। इसके बाद वह शख्स आगे बताने लगता है, जैसे ही आज सुबह डीमन कल्ट के लीडर उनके जितने भी डिसाइपल जैसे ही वह मॉर्निंग में इस जगह पर पहुंचे तो टेम्पल को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया। जैसे ही यह चारों इस बात को सुनते हैं, उनकी इस बात को सुनकर उन्हें कुछ ही समझ में नहीं आता। मीजो तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ता है और कहने लगता है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द इंपीरियल पैलेस में जाना चाहिए। इसे सुनते ही माउंट हुआ का वह शख्स कहने लगता है, यह तो सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ, मैं जल्द से जल्द उन्हें इस चीज में रोकने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है मीजो को जो कि बड़ी तेजी से उन सभी को अपने पीछे चलने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग बड़ी तेजी से वहां से जाने लगते हैं और साथ ही हमें बीसो को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाते हुए अपने में कह रहा होता है, तो क्या सचमुच डीमन कल्ट का लीडर वह इस जगह पर है? और साथ ही उसके चेहरे पर भी स्माइल होती है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें बताया जाता है ड्रैगन टेम्पल वह साउथ ईस्ट में लोकेटेड है और साथ ही इस जगह पर दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को। उनमें से कोई कह रहा होता है, तुम डिमोनिक कल्ट के इविल लोग हो, यह ताओइस्ट का होली टेम्पल है, तो इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। और सामने दिखाया जाता है एक शख्स जो कि उन सभी के सामने खड़ा हुआ था। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही कोई भी उसके पास जा पाता वह शख्स तुरंत ही सामने वाले शख्स को एक किक मारकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वह शख्स तुरंत ही एक खाने की वजह से दूर पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद दिखाया जाता है एक शख्स को, जो इसका नाम याद नहीं है, इसका नाम क्या था, बस इतना याद है कि यह चियोन के साथ था उसके मार्शल आर्ट स्कूल में भी, जो कि अपने सामने वाले खड़े सभी लोगों से कहने लगता है, क्या तुमने कहा ईवे, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से अपना टेम्पल बना रहे हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। के बाद सामने खड़ा एक और शख्स कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में लगता है मुरीम अलायंस के मैस्त्री होने के बाद भी जो कि इस जगह पर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पाओगे? तुम सचमुच ईविल बास्टर्ड। इसके बाद दिखाया जाता है ब्यूवेंग को, जिसने की अपने हाथ में फ्लेम को जला रखा था और कहने लगता है, यह सचमुच कितना ज्यादा अनोइंग है। तुरंत ही अपनी फायर से सामने खड़े एक पेड़ के ऊपर पूरी तरह से आग लगा देता है, जिसकी वजह से वह पेड़ जलना चालू कर देता है। इसे देखते ही सामने खड़े और पड़े सभी लोग कहने लगते हैं, आखिर यह किस तरह की इविल आर्ट है, तुम डीमन कल्ट के कमीनो। इसके बाद ब्यूवेंग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और सभी से कहने लगता है, जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे तुरंत ही जलाकर राख में बदल दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे सामने अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ तब तक तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए।
इतने में दिखाया जाता है गेट को खोलकर कुछ लोग वहां पर पहुंच गए होते हैं। प्यू वेंग का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है, वह भी उन सभी की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है बहुत सारे लोग उस गेट से अंदर आ गए होते हैं और उन्होंने डीमन कल्ट के लोगों को पूरी तरह से घेर लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है शाओलिन टेम्पल के लोगों को, उनमें से कहने लगता है यह तो सच में काफी अच्छी बात है कि हम लोग टाइम रहते ही यहाँ तक पहुँचाए, और मैं इसे माउंट हुआ से बोल रहा था लेकिन ये शाओलिन टेम्पल से। जो कि आगे कहने लगता है मुझे इसके बारे में पता है कि हम सभी लोग एक अलायंस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लाइन है तो इसलिए तुम लोगों को उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अगर एपिसोड देख लिया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर। मैं जा रहा हूँ दूसरी सीरीज का एपिसोड तैयार करने।